हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, जीओसी को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 पे हमारा लेक्चर रुक गया था, क्योंकि आपको पता है किस वजह से रुका था। अब वो रिजॉल्व हो चुका है, हम लोग उसके आगे शुरू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल आपको पढ़ाया जा चुका है। हमारा जो अगला टॉपिक था दैट वाज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे डील करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी ज्यादा बीत चुका है। अब हम लोग को थोड़ा सा जल्दी फास्ट रिकवर करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले आपको बता दें, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आप सबको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो आपको पता है आर सी डबल ओ एच, आर सी ओ ओ एच है। अब इसमें जो सबसे खास बात है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आप जो देख पा रहे हो, ये जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, पूरी कहानी इसकी वजह से है। और इसमें जो भी इफेक्ट में अल्ट्रेशन आएगा, एसिडिटी घटेगी या बढ़ेगी, वो डिसाइड करेगा आर। आर मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है जो डिसाइड करेगा कि एसिडिटी घटना है या बढ़ना है। बट बच्चों, उसके पहले हम लोग को एक चीज पे चलना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डील करनी है। उन सब पे वन बाय वन चलो बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे डील करनी है। तो सबसे पहले, जस्ट वन मिनट। ठीक है, अब स्क्रीन विजिबल है सभी को उसमें। जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा एक टेक्निकल एरर है, उसको सही कर दूं मैं। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लिए होंगे। अब देखो जो बता रहा हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। हाँ जी, ये पूरा कंप्लीट देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। अब वो किसी लेवल का हो, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको कंप्लीट पढ़ना है। सो हमने आपको बताया, जो यहाँ पे जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, उसका जो सबसे मेन पार्ट होता है, वो पार्ट आपका होता है सी डबल ओ एच ग्रुप। तो आर सी ओ ओ एच, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे बच्चों, तो हमें पहले कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं। हमने इसके पहले कुछ एल्कोहल्स और फिनॉल की एसिडिटी के बारे में बात करी थी। तो अगर एल्कोहल और फिनॉल दोनों एक साथ आ गए, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा या फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। सो आप लोगों को यहाँ पे चीज डिसाइड करना है, विच वन इज मोर एसिडिक, एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इन दोनों में आपको डिसाइड करना हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे बच्चों। मैं फिर से लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि पिछला लिंक जो था उसमें कुछ गड़बड़ दिखा रहा था, दैट इज वाई उस लिंक को मैंने रिमूव कर दिया। अभी मैं फ्रेश लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट वन मिनट। जस्ट एक मिनट, मैं शेयर कर लूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।
ओके ठीक है, चलो अब सही है। सो ये पूरा आपका कोर्स सिलेबस का पार्ट है और इसको आपको सबको पढ़ना है। ये एक ऐसा केमिस्ट्री है जिसका पूरा पार्ट आपको कवर करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको याद दिलाने हैं। वो स्टेटमेंट्स क्या थे? पहला स्टेटमेंट ये था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन। जब भी पूछेगा, सो पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन किससे ज्यादा एसिडिक होता है? मोर एसिडिक देन एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल से भी ज्यादा और फिनॉल से भी ज्यादा होता है। तो हमें यहाँ पर रिलेटिव कंपैरिजन बनाना पड़ेगा। वो किस वजह से है कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल और फिनॉल इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होता है। तो इन दोनों बातों को हमें अभी करना पड़ेगा एक्सप्लेन, कि वो कौन सा फैक्टर है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देता है, फिनॉल से भी ज्यादा कर देता है। अभी तक हमारा फिनॉल मोस्ट एसिडिक था, बट अब उसके पापा आ गए हैं और वो पापा यहाँ पे क्या डील कर रहे हैं कि इनकी एसिडिटी उससे भी ज्यादा है। सो सवाल उठता है कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी या एसिडिटी किसकी कम होगी। तो आइए वन बाय वन मैं आपको समझा दूं, पूरी चीजें सीख लेते हैं। जब भी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगे, RCOOH, इसमें जो सबसे खास बात होता है, इनका कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अगर हम बच्चों इसमें से H प्लस आयन निकाल दे तो बताओ क्या बनेगा? जो बनेगा वो है RCOO माइनस, है ना? RCOO माइनस प्लस H प्लस आयन। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी खास बात क्या होता है? इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस से तो होती है, बट यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होते हैं वो ज्यादा सिमेट्रिकल एंड मोर स्टेबल होते हैं। जो सिमेट्रिकल ज्यादा होंगे उनकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब ये रेजोनेंस करता है तो जरा देख लो, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, RCOO माइनस एक ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको रेजोनेंस करा दें, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आएगा। सो जो हमारा नया स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज O माइनस ऊपर हो जाएगा, डबल बॉन्ड नीचे हो जाएगा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में क्या कोई डिफरेंस है, आप बता सकते हो कि दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा? नहीं। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम टू सेम है। तो जब सेम टू सेम है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और बच्चों जहां भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उस जगह स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल। अब आप जरा देख लो, अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, ये हमारा मोर स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। सो अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, मैं यहीं पे साइड में आपको समझा दे रहा हूं कि अगर हमारे पास फिनॉल होता, इसको मैं किनारे कर लूं फिर बताता हूं। ये इसको मैंने यहां कर लिया। अभी देखो फिनॉल, हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल के बारे में आप सबको जानकारी होगी कि फिनॉल का अगर H प्लस निकाल दिया जाए तो बनता है फिनॉक्साइड आयन। एज यू ऑल नो, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, O माइनस। अभी देखो बच्चों, नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ऑक्सीजन पे है ना? अगर हम इसका रेजोनेंस करा दे, ध्यान से देखना, अगर हम इसका रेजोनेंस करा दे तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो भी आ जाएगा रिंग पे, और रिंग पे होता है कार्बन। अब आपसे पूछा जाए 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बहुत इजीली बता दोगे, निगेटिव चार्ज अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो लेस स्टेबल होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल है कि अगर चार्जेज बने, ध्यान रखिएगा, अगर चार्जेज बने तो नेगेटिव चार्ज को हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज को हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, या कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे होना चाहिए, क्योंकि यहां नहीं है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। सो स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। और जहां भी ये बात आएगी, इसको हम बोलेंगे सब नॉन इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर नहीं है। और जब नॉन इक्विवेलेंट होंगे तो अपने आप स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। सो ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से फिनोक्साइड इज लेस स्टेबल एंड मोर इक्विवेलेंट के स्ट्रक्चर की वजह से कार्बोक्सिलेट इज मोर स्टेबल। तो यही आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिडिटी का जो रीजन होता है वो होता है उसका
इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो जब भी आपसे पूछा जाए, कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू फिनॉल एंड अल्कोहल, तो आपका एक्सप्लेनेशन बस यही है बच्चों, बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? ये दो बातें सबको समझ में आ गई ना? अब चलो आगे चलते हैं। अब अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कंपेयर करना है। देयर आर एन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैसे पता चलेगा कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक होगा? सो देखो बच्चों, आप लोगों को शुरू से मैं सिखाते आया हूं, फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं। अगर कोई एसिड है तो H प्लस निकालने के बाद वो आयनाइन बनाता है, और आयनाइन जो होता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। और क्योंकि आयनाइनों पे नेगेटिव चार्ज है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो हम हर वो फैक्टर लगाने वाले हैं जो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगा। तो ध्यान से देखना, हमने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से H प्लस आयन निकाल दिया, गौर से देखो, अगर हमने H प्लस आयन निकाल दिया तो ये बनेगा O माइनस along with H प्लस आयन। अब हमको कंपेयर करना है इस कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में। अब आप सभी लोग जानते हो, कोई भी धरती का कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो बच्चों, उसमें इतना पार्ट हमेशा कॉमन होगा, होगा ना? कौन सा पार्ट? ये जो COO माइनस है, ये हर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? कॉमन होगा। ये R बराबर हम वेरी कर सकते हैं, R बराबर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एरोमेटिक, एलिफैटिक, साइक्लिक, एसाइक्लिक, कुछ भी ले सकते हैं। बट क्या COO माइनस को वेरी कर सकते हो क्या? नहीं। COO माइनस हमेशा बच्चों वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। सो एक चीज तो यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा। पहली बात, ये कैसा है? कैटायन है कि एनायन है? तो दिस इज एनायन। एनायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? इनकी स्टेबिलिटी की बात अगर करोगे, सो इनकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई है, और जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई है उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना सिस्टम डिस्टेबलाइज होने वाला था, हम लोग उसको बचाने जा रहे हैं। तो कैसे बचेगा जरा देखिए। ये पूरी कहानी अब इस आर पे डिपेंडेंट है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा, क्योंकि एसिडिटी जो था हमारा, दैट एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RCOO माइनस। ये इसके स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। तो हम लोग को अब देखना है कौन कौन है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और वो कौन से फैक्टर है जो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला, द फर्स्ट थिंग, कि R बराबर क्या हो सकता है? R बराबर हो सकता है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, साथ ही आर बराबर हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दोनों में से कोई होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो RCO माइनस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी बच्चों, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिटी इंक्रीज होगा। याद आ गया? रिमाइंड करो, एसिडिटी इंक्रीज होगा। एसिडिटी इंक्रीज होगा तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो Ka का वैल्यू भी बढ़ेगा। Ka का वैल्यू बढ़ेगा तो Pk का वैल्यू घटेगा। Pk का वैल्यू घटेगा तो pH का वैल्यू भी घटेगा। एसिडिटी में हमारे पास ये चार फैक्टर्स आए थे, चारों फैक्टर मैंने मेंशन कर दिए। कौन कौन से फैक्टर है जरा देख लो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये चार फैक्टर। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो क्या होगा? अब ऑलरेडी देखो आर, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, आपने और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिया। अब जब आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोवाइड कर दोगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सो अब कैसे काम करेगा जरा देखो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। सिस्टम पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई था, फिर हमारे पास स्टेबिलिटी की कमी हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगा सो एसिडिटी इसके पैरेलल चलेगा, एसिडिटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर एसिडिटी कम हो गई बच्चों
तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज करेगा, K की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, बट pK का वैल्यू बढ़ जाएगा और pH का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे दोनों फैक्टर सिर्फ और सिर्फ R पे डिपेंड करेंगे। R बराबर क्या है? सो अब हम डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को लेने जा रहे हैं। अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सब देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई भी हो सकता है। जो भी होगा वो एसिडिटी को अफेक्ट करेगा, और एसिडिटी डिफेक्ट कैसे होगा या अफेक्ट कैसे होगा हम एग्जाम्पल से देखने जा रहे हैं। ठीक है, विथ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ, किसी को कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, सो पहला, पहला हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को हम लोग पहले कंपेयर करेंगे। तो चलो कंपेरिजन कर लिया जाए। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। अब इसके बाद हमें कंपेयर करना डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड और दूसरा है हमारा एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे अगर सिंपल सी बात करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। रीजन क्या है? इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पे H, जिसका इफेक्ट जीरो होता है, ना इलेक्ट्रॉन देता है ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। और इसमें जाइएगा तो ये मेथाइल है, मेथाइल ग्रुप का काम होता है प्लस आई, और जो प्लस आई होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये एसिडिटी को क्या करेगा? घटा देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें से एसिटिक एसिड जो होगा वो लेस एसिडिक होता है, लेस एसिडिक होगा। और जो हमारा ये पहला वाला है फॉर्मिक एसिड, दिस इज मोर एसिडिक, ये हमारा ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये दोनों हमारे पास कंपैरिजन हो गया, दोनों का कंपेयर हमने कर डाला है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये दोनों का कंपैरिजन हमारे पास हो गया। एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक, जबकि फॉर्मिक एसिड क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये हमारा पहला सेक्शन था। अब बच्चों दूसरे पे आ जाओ। सेकेंड वाला क्या बोलता है कि ऑक्जेलिक एसिड, आप सबने सुना होगा, टमाटर खाए होगे ना, तो जो टमाटर का खट्टापन होता है वो ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होता है। ऑक्जेलिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? विच वन इज मोर एसिडिक, ऑक्जेलिक एसिड और एसिटिक एसिड? किसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फटाफट बताइए आप सभी लोग। ठीक है, इन दोनों में से विच वन इज मोर एसिडिक, एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड? तो देखो ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में जो होता है ना, COOH दो ठो होते हैं, दैट इज वाई इसमें दो ठो H प्लस आयन होगा, जबकि एसिटिक एसिड में केवल एक ही है। कॉन्सेंट्रेशन जहां पे H प्लस का ज्यादा होगा बच्चों, उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। दैट इज वाई फॉर्मिक एसिड, सॉरी, ऑक्जेलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड था। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। तो आप सबको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ कंपेयर करते हैं कई सारा ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, उसके अलावा लास्ट में आप पढ़ोगे एडिपिक एसिड। अगर इन सभी एसिड्स को कंपेयर करें तो एसिडिक का क्या ट्रेंड होगा? सबसे पहला हमारा है फॉर्मिक एसिड। ध्यान से देखो, ये चींटियों में पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। दूसरा है हमारे पास, सेकेंड वन इज ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को नहीं लेते हैं हम लोग, कंपेयर करेंगे तो सब एक ही जैसे एसिड को लेते हैं। तो पहला है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑक्जेलिक एसिड। सेकेंड है हमारा मेलोनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड। ऑक्जेलिक के बाद मेलोनिक, मेलोनिक के बाद बच्चों आ जाएगा सक्सिनिक एसिड। चौथा जो 4 कार्बन का है, दिस इज कॉल्ड सक्सिनिक एसिड। फिर आ जाओ 5 कार्बन वाले में। जब 5 कार्बन वाले में आ जाओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। 5 कार्बन वाले का नाम होता है ग्लूटारिक एसिड। और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा
एडिपिक एसिड, दिस इज कॉल्ड ग्लूटारिक एसिड। इसमें 5 कार्बन था और सबसे आखिरी में है CH2, CH2, C डबल OH और नीचे भी CH2, CH2, C डबल OH। दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। ये एडिपिक एसिड है, नाम मैं लिखते चल रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। उसके जस्ट पीछे वाले का नाम है, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। और इसका नाम होता है हमारा मैलोनिक एसिड। नाम याद रखना, नाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एंड फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। तो इनमें आपको एसिडिटी का ट्रेंड क्यों ऐसा हुआ, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, एसिडिटी घटता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी एसिडिटी क्या होगा, घटेगा। ब्लर हो रहा है? नहीं ब्लर नहीं हो रहा है, ठीक तो चल रहा है। मतलब मेरे पास ऐसा कुछ ब्लर वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके पास होगा तो उसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बच्चों आगे चलेंगे। देखो ऑलरेडी हम लोग का जीओसी अब तक काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लगभग खत्म हो चुका होता। बट इसको मैं इधर 3-4 दिन में बहुत ज्यादा खींचूंगा। मैं कंटिन्यू 2-3, जरूरत पड़े तो 2-3 क्लासेस लेके इसको कवर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत टाइम जा चुका है, अब टाइम कम है। तो कम टाइम में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो मैं सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके डालता चला जाऊंगा। जिसको जब समय मिले तब इसको पढ़ लीजिएगा, ना समय मिले तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ने की जरूरत ना समझो तो मत पढ़िएगा, और लगे कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। वैसे ऑर्गेनिक इसके बिना आएगा ही नहीं ना, दिक्कत ये पढ़ना पड़ेगा। नाउ अगला टॉपिक हमारा होगा हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग हम लोग डालेंगे हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में हेलोजन लगा दें, ठीक है, हमारा जो अगला मुद्दा होने वाला है, अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हेलोजन लगा दे तो क्या होगा, हेलोजन के साथ क्या बिहेवियर होगा, और हेलोजन से एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग वही डील करने वाले हैं। हाउ हेलोजन सब्स्टिट्यूशन गोइंग टू अफेक्ट एसिडिटी, हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन एसिडिटी को कैसे अफेक्ट करेगा। देखो बच्चों, आप सबने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में RC डबल OH था। जरा इसको मैं R को स्पेसिफाई कर देता हूं ना, हम लोग मिथाइल में ट्रीट करेंगे। ये है एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें X लगा है, एंड X इज कॉल्ड हेलोजन। ठीक, यहाँ पे X बराबर क्या होगा, हेलोजन होगा। अगर हम इसमें से H प्लस आयन निकाल दें तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजनों का कौन सा पावर होता है, प्लस आई या माइनस आई। ये O माइनस प्लस H प्लस आयन बनाएगा, इसमें नो डाउट है ना, यही बनेगा। एंड वी ऑल नो कि जो हेलोजन होते हैं, दीज हेलोजन एक्ट एज माइनस आई इफेक्ट। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो शिफ्ट होके हेलोजन की तरफ चला आएगा, मतलब कि हेलोजन इसको स्टेबलाइज करने वाला है। हेलोजनों ने एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट डाल के इसको क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया ना। स्टेबलाइज अगर कर देगा, अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम यहीं पे एसिटिक एसिड लेते बच्चों और उसमें हेलोजन ना लगाते, है ना, अगर इसमें एसिटिक एसिड लेके हम हेलोजन ना लगाते तो उस केस में क्या होता, उस केस में होता कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा होता। और ये प्लस आई इफेक्ट बहुत दूसरे टाइप का है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी, ये डीस्टेबलाइज हो जाता। दिस इज डिस्टेबलाइज। तो एक चीज तो समझ में आ गया ना, ये हमारा प्लस आई का इफेक्ट कर रहा था। अगर डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी घट गई। इट मेक अ सेंस कि हमारा एसिडिटी हेलोजन लगने की वजह से बढ़ता है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगा। तो एक लाइन आप लोग को नोट करना है, एक लाइन क्या नोट करना है, वो लाइन क्या होगी जो आपको नोट करना है, वो लाइन ये है। अभी ब्लर हो रहा है, अब तो ठीक चल रहा है ना, अब तो एकदम मस्त क्लियर चल रहा होगा। मुझे तो दिख रहा है, आपको पता नहीं, आप भी देख लो, क्लियर चल रहा है।
सो अब इसमें क्या होने वाला है, इन दिस केस पर्टिकुलर केस हैलोजन लगने से एसिडिटी बढ़ रही है। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग स्ट्रक्चर पे, और एसिडिटी को करेंगे कंपैरिजन। तो चला जाए, शुरू करा जाए, शुरू करा जाए ना। जितना कवर हो सकता है बच्चों कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर समय नहीं मिलेगा, समय बहुत कम है, वक्त ही तो नहीं है। एक ऐसी चीज जो नहीं है वो सिर्फ एक वक्त है। सो चलो शुरू करते हैं। अगला हमारा जो है, सबसे पहले हम लोग हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड में जाएंगे, तो अपने पास तीन केसेस पॉसिबल हैं। तीन तरह के यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है। एक, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन हो जाए, दूसरा नंबर ऑफ हैलोजन का वेरिएशन हो जाए, और तीसरा हैलोजन के डिस्टेंस में वेरिएशन हो जाए। ये तीनों बातें हमारे साथ हो सकती है। तो तीनों बातों का हमारे पास कैसे सोल्यूशन मिलेगा, कैसे इसका आंसर मिलेगा, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला केस है बच्चों, when electronegativity of halogen increases। ठीक है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी बढ़ेगा, देन एसिडिटी इंक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, उस केस में एसिडिटी हमारी बढ़ रही होगी। सो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, एसिडिटी इंक्रीज। तो अगर हमारा हैलोजन X बराबर फ्लोरीन होगा तो मोस्ट एसिडिक, क्लोरीन होगा तो थोड़ा कम, ब्रोमीन होगा तो और कम, और आयोडीन होगा तो सबसे कम लगेगा। तो ये हमारा ऑर्डर फॉलो होगा। इस ऑर्डर को आपको समझ में आया? हमें क्या करना है, एक हैलोजन सब्स्टिट्यूशन लेना है, यहाँ पे X लगा देना है। नाउ इस X को वेरी करना है। अब X बराबर अगर फ्लोरीन हुआ तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो मोस्ट एसिडिक होगा, और अगर हैलोजन बराबर कोई और हुआ तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की एसिडिटी क्या होती है, कम होती है, हम सब जानते हैं। ठीक है, सो पहला फैक्टर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ जाओ सेकेंड फैक्टर पे चलते हैं, वो नंबर ऑफ हैलोजन है, दैट इज नंबर ऑफ हैलोजन्स। सो बताओ नंबर ऑफ हैलोजन से कैसे इफेक्ट होगा। इफ नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीज। इफ नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ हैलोजन्स इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीज। उस केस में आपका एसिडिटी क्या होगा, बढ़ रहा होगा, एसिडिटी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, सो एक ऐसा है जिसमें हमारे पास लगा हुआ है CH3, और एक ऐसा एसिड है जिसमें लगा हुआ है CHX2, एक ऐसा है जिसमें हमारे पास लगा हुआ है CH2X, और एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कोई X लगा ही नहीं है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एसिडिटी का ट्रेंड होगा। हैलोजन की संख्या ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा होगी, हैलोजन की संख्या कम है तो एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो, है ना, यहाँ से हमारे पास क्लियरली विजिबल है। इस सब में COO जोड़ लीजिएगा, मैंने उसको छोड़ा था, वो आपको बाद में जोड़ना ही था, तो अभी भी जोड़ दे रहा हूं। ठीक, सो ये हमारा हो गया दूसरा केस, दैट इज नंबर ऑफ हैलोजन। और तीसरा केस क्या होता है, थर्ड वन होता है बच्चों डिस्टेंस। इफ डिस्टेंस ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, एसिडिटी घट जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज करेगी। अगर डिस्टेंस घटा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, सॉरी डिस्टेंस बढ़ा तो एसिडिटी घट जाएगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे दूर होता है उसका पावर घट जाता है, उसकी पावर मिनिमाइज हो जाती है। हम सबको ये बात पता है। ठीक है, अभी इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया है गौरीश, इसलिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो जाए या हो सकता है सब्जेक्टिव हो जाए। आप दोनों तरीके से तैयारी किए रहिए, जो भी होगा बेहतर होगा। ठीक है, सो बट अभी तक फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा खास अपडेट श्योर नहीं है कि मैं आपको कन्फर्मेटली बता पाऊँ कि यही होगा। ओके, चलें आगे, यहाँ तक समझ आ गया। अगला हमारा है हैलोजन की दूरी बढ़ेगी तो एसिडिटी घटेगा। तो COOH के जितना करीब होगा हैलोजन उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जैसे जैसे दूर होता जाएगा एसिडिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दिस इज द हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बच्चों, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आज हम यहीं पे रोकेंगे, इसलिए क्योंकि आज ये सिस्टम बना है, थोड़ा इसको आराम देना है, उसके बाद इस पे ताबड़तोड़ काम होना